नमस्कार दोस्तों। अभी मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में हमारे साथ आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं। सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीपी मंडल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर आज आपसे बात करने का मेरा मुख्य कारण है कि आज भारत के और दुनिया के बहुत ही बड़े जो वैज्ञानिक थे कृषि क्षेत्र के, स्वामीनाथन जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर सर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और उनका क्या ऐसा था, वैसा क्या किए थे अपने कृषि क्षेत्र में जिसके लिए उनको भारत रत्न दिया गया। थैंक यू आपको धनंजय जी, आप बहुत अच्छे दिन पे ये एक कॉन्वर्सेशन का मौका दिया हमको। आज 7 अगस्त जो आज स्वामीनाथन जी, जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वो इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक जिसको कहा जाता है, उनका आज बर्थडे है जी सर। तो हम उन्हीं के बारे में क्यों ना चर्चा करें। आपको अगर मैं बता दूं, जो हम आज खाना खाते हैं, बिल्कुल यही खाना एक समय हमारे प्लेट में आते नहीं थे। लोग बीमारी से ज़्यादा भूखा के कारण मर जाते थे क्योंकि सफिशिएंट हमारे पास खाना नहीं था। तो एक्चुअली हम लोग फूड डेफिशिएंट कंट्री था। उन्होंने हमारे कंट्री को फूड डेफिशिएंट से फूड सफिशिएंट कंट्री, और जो फूड सिक्योरिटी का हम बात करते हैं, स्टेप और स्टेप वही प्ले द इंस्ट्रूमेंटल रोल टू मेक आवर इंडिया ए फूड डेफिशिएंट कंट्री टू द फूड सफिशिएंट कंट्री। इसके लिए आज हम उनको याद करते हैं और आज आप अच्छे दिन पे आए जिस हम और भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जब हम लोग सर अपने कृषि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय थे किताबों में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में बहुत पढ़ते थे। बहुत सारे अचीवमेंट्स उनके, भारत रत्न 2024 में उनको दिया गया, मरणों उपरांत उनको दिया गया भारत रत्न। लेकिन सर उस समय जब हम लोग सुनते थे कि बंगाल फेमाइन आ गया था, मिलियंस ऑफ पीपल भूख के कारण मर गया, शिप टू माउथ एक कॉन्सेप्ट चलता था सर। शिप टू माउथ कॉन्सेप्ट जो था वो किस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत के लोगों को एक होता था कि एक अपमान जैसा महसूस होता था, शिप टू माउथ जी। और जबकि भारत में इतना बड़ा एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है सर, इतने सारे हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, उसके बावजूद भी शिप टू माउथ की स्थिति भारत में क्यों थी? तब जो बंगाल फेमिन आया था जो आप बताए हैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बंगाल, ओके। सो बंगाल फेमिन जो हुआ था उस समय लोग मतलब जो मरते थे, देयर इज़ नो फूड, देयर इज ए फूड क्राइसिस इन इंडिया। और जो शिप टू माउथ कॉन्सेप्ट है, जो खाना पहले जो है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उस समय हम भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी मदद करने का कोशिश किया थ्रू सप्लाइंग फूड। तो हमें बेसिकली फूड इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से हमारे लोगों को खाने के लिए। तो शिप से मतलब बाहर से जो खाना आता था शिप के माध्यम से ही आता था, दैट इज शिप। और आते ही वो खाना जो इतना भूख था हमारे इंडियन इसमें, तो उसको बचाने के लिए सीधा मुख में जाता था। सो दैट इज शिप टू द माउथ ऑफ द पीपल। इसका मतलब हुआ सर कि क्या उस समय सरकार के पास भंडारण की कोई भी मतलब की उपलब्धता नहीं थी, जिस कारण से ऐसा स्थिति हो रहा था? ऐसा स्थिति जो इसीलिए हुआ, देखिए हमारे भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्राकृतिक संसाधन भी है जो आप बता चुके हैं, नदी मातृक देश है, नदी है बहुत, और फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉइल है। इसके बावजूद भी हमारे प्रोडक्शन उतना लेवल तक नहीं था क्योंकि हमारे पॉपुलेशन काफ़ी है। तो ये पॉपुलेशन जो है, आप आज तो हम लोग वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन में पहुंच गए, तब भी हमारे पास कम आबादी नहीं था। बिल्कुल। तो लेकिन उसके खाने के लिए जो इतना प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन पार्टी वो उतना नहीं था। तो ये कारण था कि उस समय हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं था। बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, जो कम जमीन पे ज़्यादा फसल उगाया जा सके और इतना आबादी को खिलाया जा सके, ये प्रॉब्लम था। इसीलिए हमारे पास उतना लोगों को खाने उत्पादन उतना नहीं होता था जो सब लोगों को खिला सके। आज अगर सर हम उस समय से जो आज कृषि की स्थिति में भारत ऐसा मेरिकल एक विकास किया है सर कि आज हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट सिक्योरिटी में नहीं हुए बल्कि दूसरे देशों को हम मदद भी कर रहे हैं। जब एक ऐसा स्थिति था कि हम शिप टू माउथ है, उस समय सरकार की सोच में और आज की सरकार की सोच में सर, क्या उस समय ये किसी प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा ये आगाह नहीं किया गया था, क्या इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था कि मिट्टी के प्रति भी वो सोच रखें और मिट्टी को ऐसा बना के रखें कि जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग हो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जब इसको हरित क्रांति के वो किए थे, तो पहले आपको ये बैकग्राउंड बताते वहाँ तक जाने के लिए कि उन्होंने वहाँ तक कैसे हरित क्रांति को जो पॉसिबल किया है, उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो ओवरऑल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जाना जाता है, उनके पास से जो ड्वार्फ जो वैरायटी है व्हीट का, हाई यील्डिंग वैरायटी, मैक्सिकन वैरायटी, उन्होंने लिए के आए। लेकिन चैलेंज ये था कि वो वैरायटी इंडियन कंडीशन में अडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एम एस स्वामीनाथन सर का काफ़ी अच्छा रिसर्च था, जो उन्होंने उसको इंडियन कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको रिसर्च किया, जेनेटिक्स में इम्प्रूव किया, और तब भी फार्मर्स उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने उसको 7 जगह पे इंडिया को ट्रायल लगाया, तो उनको दिखाया कि इसका परफॉर्मेंस जो है हाई यील्डिंग वैरायटी के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और फार्मर्स इसको देखते हुए, सीइंग इज बिलीविंग, तो फार्मर्स देखते हुए उनको अच्छा लगा कि हाँ, इसमें प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। लेकिन वाराणसी में कॉन्फ्रेंस हुआ, इनका अच्छा फसल पैदावार तो बढ़ गया और फार्मर्स में भी अडॉप्टेशन आने लगा, सारा कुछ हो गया और हरित क्रांति पॉसिबल हुआ ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटीज, इरिगेशन, वाटर, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन काफ़ी मात्रा में हुआ, पेस्टिसाइड का भी काफ़ी अच्छे से प्रयोग किया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी आपका जो प्रश्न है कि आप इसको किस नज़र से सॉइल के ऊपर क्या प्रभाव डाले, इसके लिए जो इंडियन जो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, वहाँ पे वो एक कॉन्फ्रेंस जब हुआ, तब वहाँ पे उन्होंने बताया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, कि हम प्रोडक्शन पैदावार में तो सफिशिएंट हो गया, फूड सफिशिएंट हो गया, हम इंपोर्ट से नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर मिट्टी में, पर्यावरण में इसका पड़ने वाला है। कैसे? आप इतना खाद डाल रहे हैं, ज़्यादातर खाद यूरिया डालने की वजह से जो तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व है वो मिट्टी में कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। 5 साल के बाद, हरित क्रांति के 5 साल के बाद जो हमारे प्लानिंग कमीशन है और जो हमारा जो IDPA प्रोग्राम के तहत, तो वो बताया गया है कि ये अच्छा है, जो लोगों को मरने से बचाने के लिए हरित क्रांति बहुत जरूरी था, वो हो चुका है, लेकिन इसका कुछ बुरा असर भी है। क्या बुरा असर है? जो मिट्टी के ऊपर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कम हो रहा है, जो वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर, उसी में नाइट्रेट कंटामिनेशन हो रहा है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बहुत सारी बीमारी, आर्सेनिक का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कैंसर का कारण हो सकता है। इसका क्या मुख्य वजह सर सॉइल है? इसका वजह सॉइल नहीं है, इसके वजह जो है, हम हरित क्रांति के द्वारा जो इतना ज़्यादा मात्रा में, परिमाण से ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी चीज़ हो जाए, चाहे कुछ भी आप एक्सेसिव कर लीजिए, वो हानिकारक ही होता है। तो हमने फर्टिलाइजर एक्सेसिव मात्रा में डाला, जो रिकमेंडेड डोज है, हमको लालच इतना है, वी आर गिविंग मोर एंड मोर इनपुट टू आवर सॉइल, तो धीरे धीरे सॉइल सिकनेस होने लगा। ये वर्ड है, मतलब जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑप्टिमम होना चाहिए, आप इतना ज़्यादा खाद डालेंगे, दैट इज समथिंग सॉल्ट्स, सो दे कॉज द harmful effect on the soil microorganism. They are the instrumental, become the nutrient from fertilizer to the available form to the plants. तो वो नहीं हो पा रहा है, तो आज देखिए पैदावार हो ही नहीं रहा है। तो वो सब चीज़ उन्होंने बताए थे कि ऐसा बैड इफेक्ट होने वाला है, तो अभी समय आ गया उसी के ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करने का। इसमें सर खास करके कि अगर आज तो डॉक्टर स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं है, लेकिन सर उनका काम हमारे बीच है और भारत के कृषि क्षेत्र को आज भी वो मजबूती दे रहा है। लेकिन सर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर कि आज हमारे जो सतत कृषि का बात किया जा रहा है, जैविक कृषि का बात किया जा रहा है, खास करके अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तब बिहार में जो किसानों के पास जो एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, औसत में देश की अपेक्षा वो बहुत छोटी है बिहार में। सर इसके लिए किस प्रकार से किसान, जो यहाँ पर किसान हैं भी, तो वो उससे बहुत मुनाफा कमा नहीं पा रहे हैं, वो मुनाफा कमाने के लिए क्या उनको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, और वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो करते हुए मुनाफा को बढ़ा सकते हैं, जो अभी वो ट्रेडिशनल में अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, अधिक से अधिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक का करते हैं तो उनको किस प्रकार से फायदा होगा, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, आप जो सवाल पूछे बहुत अच्छा है। अभी जो समय आ रहा है सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसी में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाला है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे हम निकाल के हम ऑर्गेनिक की ओर जाए, नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। नाउ आवर मोटो इज प्रोड्यूस मोर विदाउट एनी डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके लिए जो है ऑर्गेनिक खेती एक दिन में बदलाव नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लोग जो दे रहा है ऑर्गेनिक के कारण हो सके कि 1-2 साल उनको कम पैदावार होए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एज ए सॉइल साइंटिस्ट कि अगर आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती करेंगे,
एक दिन में रिप्लेसमेंट करने का बात कहीं नहीं आ रहा है कि आज आप केमिकल से खेती कर रहे हैं, तुरंत आप कल से ही ऑर्गेनिक शुरू कर दोगे तो आपका पैदावार कम भी हो सकता है। लेकिन अगर धीरे धीरे रिप्लेसमेंट 5%, 10%, 1% भी अगर आप रिप्लेस करेंगे धीरे धीरे केमिकल के कम करके, अगर 100% में 99% आप केमिकल भी कीजिए, 1% भी ऑर्गेनिक कीजिएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, मिट्टी का स्वास्थ्य, फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हेल्थ, वो इम्प्रूव होगा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेगा और मिट्टी का जो वो फिजिकल भौतिक क्षमता, केमिकल जो है, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन लेवल स्थिर हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा, सब ठीक होने लगेगा। तो हम ऑर्गेनिक का सुझाव भी देते हैं, धीरे धीरे आप उसी को एडॉप्ट कीजिए। एक कहावत है, जैसे हरित क्रांति जब हुआ था, वो नॉर्मन बोरलॉग से वैरायटी लाए थे, वैरायटी डेवलप किया था नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन पॉपुलराइज किया किसने और आइडेंटिफाई किसने किया उसका पोटेंशियल को? इन्होंने, स्वामीनाथन ने। तो अगर आज ऑर्गेनिक खेती का बात हो रहा है, वो नेचुरल फार्मिंग का बात हो रहा है, वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। सम साइंटिस्ट और वन साइंटिस्ट डेवलप वन आइडिया और वन वेराइटी और वन प्रोडक्ट, some another scientists recognize that potential of that variety, of that idea or of that farming, then some other scientists adapt it in research level, farmer try to test it, and ultimately the institution, policy maker, they try to scale it. So in that situation, if government also gives support, they give good price to the farmers, तो किसान लोग आराम से उसको एडॉप्ट कर सकते हैं धीरे 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 धीरे। मैं बोला कि एक दिन में नहीं, तो कोई भी चीज़ होता है उसके लिए योगदान, कोई एक साइंटिस्ट शुरू किया, उसने उसको पहचान लिया, तो दूसरा साइंटिस्ट उसको टेस्ट किया, फार्मर्स भी टेस्ट किया, इंस्टीट्यूट स्केल अप किया और सोसाइटी उसको अल्टीमेट एडॉप्ट किया। तो इसी तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी सोचे तो फार्मर्स उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, एक दिन में नहीं, भला एक दिन में नहीं हो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। हम सब लोग हमारे स्वास्थ्य के ठीक रखने के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, और जब मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आपको ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है। लेकिन सर मेरा सबसे इसमें जो सीरियस कंसर्न हमारा जानने का है कि सर जब भारत में 1964-65 में भारत में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति आने के बाद जब वहाँ पर पंजाब में खास करके और एक फसल को, चावल और गेहूं को, दो फसल, राइस एंड व्हीट को, दो फसल को चुना गया। उस दो फसल को लेकर के जितना भी काम किया गया, आने वाले 5 सालों में सर ICAR के द्वारा और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट दिया गया सरकार को, जिसमें सर बताया गया था कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जिस प्रकार के प्रैक्टिसेस हरित क्रांति के दौरान शुरू किया गया, 5 सालों के बाद कि इसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, किस प्रकार से हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो कैसे डिफिसिट हो रहे हैं, कैसे कम हो रहे हैं, चाहे वो जिंक हो, बोरॉन हो, सोडियम हो, किस प्रकार से ह्रास हो रहे हैं, किस प्रकार से वाटर लेवल अचानक से नीचे जा रहा है। लेकिन सर ये सब रिपोर्ट आने के बावजूद भी क्या ऐसा कारण था कि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई? देखिए, उस समय सरकार को जो प्राथमिकता है उसमें ध्यान दिया। प्राथमिकता क्या था कि लोगों को मरने से बचाना है, उनका प्राइमरी नीड। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी नीड उनका क्या था कि हमको लोगों को बचाना है, देयर सर्वाइवल इज द मेन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, वी विल सी दिस मैटर व्हेन वी आर गोइंग फॉर मोर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली वी आर हैम्परिंग समथिंग, वी आर हैम्परिंग आवर एनवायरनमेंट। तो वो चीज़ तो था ही, पहले से ही था, वो साइंटिस्ट लोगों को पता था, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि मरने से तो पहले बचाओ। जब जागरूकता हो जाएगा, लोग जब अपने आप अंदर जो हम फूड सफिशिएंट बन जाएंगे, तो लोग अपने आप जो हानिकारक चीज़ है वो समझने लगेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन हम आज तक वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे उसमें क्या, अभी लोग धीरे धीरे जागरूकता आ रहा है, वो काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। आज भी हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं यही कि हम धीरे धीरे जो प्राकृतिक खेती की ओर जाए। अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, फूड सफिशिएंट हो चुके हैं हम लोग, फूड डेफिसिट है ही नहीं। लेकिन अभी जो है, हम अभी बोल चुके हैं, हमारा मोटो ये कि ज़्यादा पैदावार लेकिन कम उसमें लागत लगे, यही हमारे मोटो होता है। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए सर, और किसानों को ये संदेश देने के लिए सर। और हम अपने दर्शकों से खास करके ये अपील करना चाहेंगे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी भारत के और विश्व के कृषि क्षेत्र के एक बहुत बड़े नाम
के नाम पर हम लोग एक प्रयास चालू करते हैं और कम से कम एक प्लांट जरूर लगाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।